नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी बीपी अशोक साहब हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दलित मूवमेंट और हमेशा मुखर होकर के अपनी आवाज़ जो है वो मुखरता के साथ में अपनी बात रखते रहे। आज दिल्ली में आए थे, संविधान को लेकर के प्रोग्राम था, तो हमने सोचा कि उनसे कुछ बातचीत की जाए। बातचीत का विषय है भारत में वर्तमान समय में दलित राजनीति का क्या भविष्य है। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आप पैनी नज़र बनाए रखते हैं, भारत में दलित राजनीति हाशिए पर। दलित जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अपने नेताओं की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है और नेता खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। देखिए, प्रतिनिधि जो होता है वो उससे लॉयल होना चाहिए अपने वोटर के प्रति, लेकिन अकेले इस बात से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि वो प्रतिनिधि अपने वोटर के प्रति उसकी लॉयल्टी नहीं रहती। उसकी लॉयल्टी हो जाती है किसी बड़े नेता की तरफ, किसी पार्टी की तरफ, या किसी स्वार्थ की वजह से वो अपने आप को बेच देता है, या उसकी जो भूमिका रहती है पूरे 5 साल टिकट खरीदने को लेकर की रहती है और वोट खरीदने को लेकर रहती है। अगर ईमानदारी से वोट दिया जाए, ईमानदारी से टिकट दिया जाए, निश्चित रूप से राजनीति जो बहुजन राजनीति है, SC ST की राजनीति है, OBC की है, बहुत आगे जा सकती है। इतनी ज़्यादा संख्या है जो राजनीतिक आरक्षण है उसके कारण, कि उस अगर संख्या के अनुसार उनमें चेतना आ जाए, जो चेतना होनी चाहिए सामाजिक न्याय के प्रति, आर्थिक न्याय के प्रति। इतने सारे अपराध आज भी SC ST के साथ होते हैं। आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने संसद में या किसी भी विधानसभा में ये मांग नहीं की कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट, जिस पे बाबा साहब ने किताब भी लिखी है, एनाइलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी है, इस देश के अंदर एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट क्यों नहीं बनता। नोटबंदी हो गई, जातिबंदी क्यों नहीं होती। जातिबंदी भी 24 घंटे के अंदर हो सकती है। लोग नाम के आगे, गाड़ियों के अंदर और यात्रा के दौरान हवाई जहाज़ में यहाँ के तकीडाला से एयरपोर्ट पे मैं रुका तो वहाँ भी मुझसे एक इंडियन जो था वो जाति पूछ रहा था, किस जाति के हैं आप। तो ये तो जहाँ जातिवादी लोग जाते हैं वो वहाँ जाति साथ ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। कैलिफोर्निया जाएँ, अमेरिका जाएँ, रूस जाएँ, कहीं छोड़ते नहीं हैं। तो उसका तरीका यही है कि आप सशक्त हों। जब आप सशक्त होंगे, डॉक्टर, मास्टर, वकील, पुलिस, IAS IPS अच्छे लोग अच्छे होंगे, लेकिन लॉयल होंगे, पे बैक टू सोसाइटी करने वाले, तो निश्चित रूप से आपकी राजनीति भी काम करेगी और आपका प्रतिनिधि भी आपके हिसाब से काम करेगा। वोटर को इतना ताकतवर होना चाहिए पड़ेगा कि ताकत वोटर के हाथ में रहे। हम नहीं चाहते कि ताकत जो है वो नेता के हाथ में रहे। वोटर के हाथ में तभी रहेगी जब उसको ये पहचान हो जाए कि हमको सबसे अच्छा भले ही प्रतिनिधि ना मिले, लेकिन सबसे कम खराब मिले, पर वो लॉयल हो हमारा, जो हमारे कानून को बचाए, जो हमारे आरक्षणों को बचाए, जो हमारी सुविधाओं को बचाए, जो हमारे संविधान को बचाए। निश्चित रूप से जिस भी वर्ग की राजनीति है, जिस भी कम्युनिटी की राजनीति है, वो अच्छी होगी। आपको लगता है कि बहुजन जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बेलगाम हो गए? मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से उनको पहुंच के भीतर होना चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए, संविधान को बचाने के लिए काम करना चाहिए और कानूनों पर अपना विचार रखना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ के देखें कि उन्होंने अकेले इतनी सारी चीज़ें की। और अगर आप काबिल हैं, अगर आपके अंदर लॉयल्टी है, पे बैक टू सोसाइटी का आपके अंदर जज्बा है, तो निश्चित रूप से आप कोई ऐसा कानून पास नहीं होने देंगे जिस कानून से आम आदमी को दिक्कत हो, माइनॉरिटी को दिक्कत हो, SC ST OBC को दिक्कत हो। उनके अधिकार लगातार बढ़ने चाहिए। आपकी मौजूदगी अगर संसद के अंदर है तो वो अर्थपूर्ण हो। मौजूदगी तो है, 131 सांसद हैं, मीनिंगफुल होनी चाहिए ना। मौजूदगी का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपका शरीर खड़ा हुआ है, आपकी विचारधारा, आप अम्बेडकरवाद के वहाँ पर प्रतीक हों, आप प्रतीक हों ताकत के, कि जहाँ से आप चुन करके आए हैं उन्होंने आप पर आंखें लगा रखी हैं। और जब लगेगा उनको कि हमारा प्रतिनिधि संसद के अंदर दहाड़ करके हमारे अधिकारों के बारे में बोल रहा है, हमारे अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए बोल रहा है, संविधानों को बचाने के लिए बोल रहा है, हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है, तो उनको आप पर नाज होगा, गर्व होगा और आपको लाभ मिलेगा। अभी दिक्कत यह है कि लोगों में ये एक मिथ फैला हुआ है कि हम जब चाहे टिकट खरीद लेंगे और जब चाहे वोट खरीद लेंगे और हम राजनीति कर लेंगे। एक समय था, ना पैसा था, ना लोगों में चेतना थी राजनीति को लेकर के। कांसीराम जैसे लोग आए, उनसे पहले VP मौर्य, संगप्रिय गौतम, तमाम वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में जिन्होंने लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की। पैसा भी आया, गाड़ी घोड़ा भी आए। जिस समय कुछ नहीं था उस समय इतना बड़ा काम हो गया। सब कुछ है, समाज के पास पैसा भी है, सब कुछ है, गाड़ी है, पावर, ताकत भी है, जनसंख्या बल भी है, 90% है, फिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, जो भी दिक्कतें आई हैं, जो विचलन आया राजनीति के अंदर, वो निश्चित रूप से स्वार्थी लोगों के आगे बढ़ने से आया है।
हमारे वोटर जो है उसके अंदर राजनीतिक साक्षरता नहीं है। माइनॉरिटी के अंदर तो कुछ हद तक है, लेकिन जो SC ST OBC हैं उनके अंदर राजनीतिक साक्षरता नहीं है। जो लोग इस बात में रुचि रखते हैं कि उनके अंदर राजनीतिक साक्षरता पैदा की जाए, उनको कैडर कैंप लगाने होंगे और ये उनकी बुद्धि की कसौटी में भरना होगा कि कौन आपका समर्थक है और कौन आपका विरोधी है। उसको पहचानने की क्षमता जिस दिन बढ़ जाएगी उस दिन प्रतिनिधि कोई भी सांसद या विधायक सामान्य वोटर को या अपने कम्युनिटी के वोटर को धोखा नहीं दे पाएगा। नहीं, लोग जो सांसद हैं, विधायक हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके भी नेता अपने नेता के प्रति वफादार हैं। उनके सामने तो दो मिला रहे, जनता की फिक्र नहीं है। मूवमेंट जो अभी आपने कहा कि जिसने बाबा साहब को पढ़ा उस तरीके से दहाड़ेगा, नहीं दिखता है। व्यक्ति पूजा का बाबा साहब ने विरोध किया। आजकल बहुजन समाज पार्टी की जो बहुजन समाज की जो पार्टी, उन्हीं में व्यक्ति पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूँ कि जितने भी नेता हैं SC ST OBC के, चाहे वो पार्टी चला रहे हों, चाहे संगठन चला रहे हों, राजनीति में टिकट खरीदना, टिकट बेचना, वोट खरीदना, वोट बेचना बंद हो जाए और संविधान के मूल्यों की सुरक्षा के संबंध में सोचें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो लोग क्या कर रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अम्बेडकर ने, कांसीराम ने परिवारवाद का विरोध किया। बाबा साहब ने परिवार को आगे नहीं लाए, कांसीराम भी परिवार को आगे नहीं लाए, VP मौर्य, संघप्रिय, दोनों परिवारों को कभी राजनीति में अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। ये उत्तराधिकार की जो राजनीति चली है, परिवार की जो राजनीति चली है, कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर राजतंत्र खत्म हो गया। राजतंत्र का जो हैंगओवर है वो डेमोक्रेसी के अंदर आ गया है। तो ये भी तो जनता की मर्जी से आया है। अगर वोटर इतना शिक्षित हो जाए, इतना जागरूक हो जाए कि हम उसकी व्यक्तिगत काबिलियत देखेंगे कि वो कितना प्रशिक्षण लेकर के आया है। अगर वाकई में वो इतना प्रशिक्षण लेकर के आया है कि वो जनता की उम्मीदों को पूरा कर सकता है तो उसे पूरा अधिकार है आने का। लेकिन अगर सिर्फ वो एक एजेंट बन कर के आया है किसी पिता का, किसी पति का या किसी की पत्नी का, तो वो लोकतंत्र किसी के भतीजे का, किसी के भाई, भतीजा, चाचा, मामा, फूफा, कोई भी हो, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए उतना ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद निकल करके आता है, जो खुद संघर्ष करके आता है, वो किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है, किसी की पत्नी भी हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में बहुजन समाज की राजनीति का भविष्य क्या देख रहे हैं BP अशोक? हम लोग प्रयास करेंगे कि जो ईमानदारी है उसको रखा जाए और किसी भी दशा में संविधान को बचाया जाए, धर्मनिरपेक्षता को बचाया जाए, लोगों के राइट टू वोट को बचाया जाए, मूल अधिकार को बचाया जाए, और जो देश की एकता अखंडता है उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम एक ही नारा दें, सबका हिस्सा सबका विकास। आप कह रहे हैं सबका हिस्सा सबका विकास। एक सवाल यह है कि जब ऐसे समय पर हिंदुत्व की लहर चल रही हो, पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा हो, मनुस्मृति को लागू करने की बात हो रही हो, ऐसे में जो आपके वाजिब सवाल हैं, क्या उनके साथ लोग खड़े हो पाएंगे? हमें मेहनत करनी होगी, हमें लोगों को बताना होगा कि किस तरह से उनका नुकसान हो रहा है। जो वोटर है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मूर्ख है, वो जागरूक कम है, तो हमको उसकी जागरूकता बढ़ानी होगी। जब जागरूकता बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से कोई धार्मिक राष्ट्र की बात नहीं हो पाएगी। हम जब बता देंगे कि अंधविश्वासों से आपको लाभ नहीं हुआ कभी भी, अंधविश्वासों पर तो आप सैकड़ों हजारों साल से चलते रहे हैं, आपको लाभ विज्ञान से हुआ है, आपको लाभ संविधान से हुआ है, आपको लाभ कानून से हुआ है, आपको लाभ किताब से हुआ है, तो निश्चित रूप से जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को समझेंगी और वो इस काबिल बनेंगी कि राजनीति भी अच्छी हो और सामाजिक न्याय की बात भी हो। सर, आपने कहा बहुजन पार्टियाँ टिकट बेचती है, पर ये तो सभी पार्टियाँ करती है ना इस काम को, बहुजन पार्टियाँ अलग थोड़ा है। देखिए, हम एक बात कहते हैं कि दूसरा जो कर रहा है, अगर दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं, दूसरे लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनका जो डेडिकेशन है या वो शपथ लेकर के नहीं आए पे बैक टू सोसाइटी की, या मान लीजिए मैं अधिकारी बना, मैं एक सर्टिफिकेट लगा के बना था, तो उसमें डीम्ड है कि मैं उन लोगों में शक्ति के गलियारे में बैठ कर के हिस्सेदारी का एहसास कराऊंगा जिन लोगों के बीच से मैं निकल करके आया हूँ। तो मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। जो भी लोग बहुजनों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो उन गरीबों, उन अधिकार विहीन लोगों की बात करने के लिए आए हैं और उसको करना भी चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से आप अगर उनसे पैसा कमाएंगे या किसी से भी पैसा कमा करके अपने सिद्धांतों को बेचेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी बेवफाई होगी। फंड कहाँ से आएगा सर? फंड ऐसा नहीं है, फंड तो बहुत जो पहले नेता थे, बाबा साहब के पास भी फंड था, ऐसा नहीं है, और काशीराम जी को भी नेता बनाया, पहले भी पार्टियां चली हैं, फंड कहीं ना कहीं से आते हैं। लोगों ने
भूखे रहकर के भी काम किया है और लोगों ने साइकिल पे चल के भी काम किया, पैदल चल के भी काम किया। भारत बहुत बड़ा देश है, कोई ऐसा नहीं है इतना आवश्यक हो कि साहब आप सारी सुविधाओं में चलें। सर बसपा बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुकी है, क्या मैं किसी पार्टी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सभी नेताओं से कहता हूँ कि वोटरों का ध्यान रखें, संविधान का ध्यान रखें। चलिए, तो आप बीपी अशोक हैं और जैसे मैंने आपके परिचय में बताया कि आप पूर्व आईपीएस हैं और अभी हाल ही में 31 तारीख को नए रिटायर हुए हैं। और नए मैं कैसे रहूँगा, 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं और अब समाज के बीच हैं। फुल फ्लैश जो है वो बैटिंग किस क्षेत्र में करेंगे, हम ही नज़र बना करके करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, धार्मिक क्षेत्र में जाएंगे या सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे। हालांकि उनकी धर्म पर अच्छी पकड़ है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।